नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जीएस के चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। आज हम लोग संविधान की श्रृंखला में संविधान सभा के गठन और संविधान के निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने अपने 4 वीडियोज़ में विस्तृत रूप से संवैधानिक पृष्ठभूमि को पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। हम लोगों ने 1935 के अधिनियम तक का अध्ययन कर लिया था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सवालों को पूरा कर लिया था। अब हम लोग ये शुरू करेंगे कि किस प्रकार 1946 से भारत में संविधान सभा के गठन की बात प्रारंभ हुई। तो आइए उससे पहले की कुछ परिस्थितियों के विषय में जान लेते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग और संविधान के निर्माण की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। जैसे कि 1934 में सबसे पहली बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये एम.एन. रॉय थे, इसको नोट कर लीजिएगा। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1934 में कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो कि संविधान का निर्माण करेगी। उसके पश्चात कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में संविधान सभा के निर्माण के लिए लगातार बात करती रही, लगातार मांग रखती रही और इस तरीके से कांग्रेस में हमेशा उनके प्रस्तावों में संविधान सभा की बात होती थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग संविधान सभा के पक्ष में बातें किया करते थे, लेकिन मुख्य रूप से 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक संविधान सभा के लिए प्रस्ताव लाया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जिससे भारत में आगे अपना संविधान निर्मित किया जा सके। तो 1939 में आपको त्रिपुरी में कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव ले आया गया था। तो इस तरीके से बात चल रही थी संविधान सभा की। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में अगर देखें इसका, तो 1935 के अधिनियम के बाद प्रांतों में चुनाव हुए। 1937 में चुनाव कराए गए। क्यों? क्योंकि 1935 में आपको बताया गया है कि अधिनियम 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। तो उसके बाद 1937 में चुनाव हुए। विभिन्न 11 प्रांतों में चुनाव हुए और चुनावों में कांग्रेस ने कई सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाई। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था अगस्त 1939 में कुल 28 माह के शासन के पश्चात कांग्रेस सरकारों ने अपना त्यागपत्र दे दिया और एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका कारण क्या था? पीछे भी चर्चा हमने की है कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति के भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार के द्वारा शामिल कर लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सभी कांग्रेस सरकारों ने मात्र 28 माह के अपने शासन के बाद त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इतिहास के, उसमें पूछा जाता है कि जब 1937 का चुनाव हुआ तो उसके पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो कुल 28 माह तक इन लोगों ने शासन किया प्रांतों में और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जब संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे समय में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। किसकी तरफ से? अंग्रेजी सरकार के। लिथगो उस समय गवर्नर जनरल था और उसने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव ले आया, जिस प्रस्ताव में उसने कहा कि भारत को विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा। लेकिन इस औपनिवेशिक स्वराज की मांग को कांग्रेस ने खारिज कर दिया कि हम औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते। तो अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। उसके बाद क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में आया। तो क्रिप्स मिशन में स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उनके नेतृत्व में ये मिशन आया और इसने कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उनकी मांगों में था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रांत हैं, जो भारतीय प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश प्रांत, वो अलग से अपना संविधान बना सकते हैं और वो चाहें तो जो भारत की संविधान सभा है उसके साथ शामिल हो सकते हैं। तो इस बात को उस समय की 2 प्रमुख पार्टियों ने खारिज कर दिया। किसने? सर्वप्रथम कांग्रेस ने ये खारिज कर दिया कि ये भारत को एक तरीके से विभाजित करना चाहते हैं, इसलिए प्रांतों को अलग से संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें एक स्वतंत्र रूप से अलग देश की मांग मुस्लिम लीग कर रही थी, उसका समर्थन भी क्रिप्स मिशन ने नहीं किया, इसलिए क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। तो 1942 में के क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने, कांग्रेस और मुख्यतः जो बड़ी पार्टियां थी कांग्रेस और लीग, इन दोनों ने मना कर दिया। तो 1942 का क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया।
उसके बाद आप जानते हैं 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ था। इस दौरान वेवेल जो है गवर्नर जनरल होके आया और 1945 में उसने एक वेवेल योजना के रूप में भारतीयों के सामने एक योजना रखी। बाद में शिमला में इस योजना को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने वेवेल की योजना को, इस पे विस्तार से चर्चा हम इतिहास में करेंगे। यद्यपि यहाँ इसके क्रम को समझना जरूरी है कि वेवेल की योजना भी फेल हो गई। दोनों ने, कांग्रेस और लीग दोनों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब यही महत्वपूर्ण है आपका, और यहां से सवाल बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया तो उसमें तीन, पहले तो आप ये जान लीजिए कि उसमें 3 सदस्य थे। पहला भारत सचिव थे उस समय पैथिक लॉरेंस, और दूसरे थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों को मिला के कैबिनेट मिशन बना के भारत भेजा गया। अब इस मिशन ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया और एक मसौदा दिया भारतीयों के सामने कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अब यहां से जो सवाल आपको बनता है कि किस मिशन, मतलब संविधान सभा की संस्तुति या संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन के रूप में यही देता है, क्रिप्स मिशन, वेवेल की योजना, फिर उसके बाद आपको दे देगा अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया और संविधान सभा के गठन करने के लिए नियम बताए गए किस प्रकार संविधान सभा गठित होगी। तो संविधान सभा के गठन के लिए उस कैबिनेट मिशन ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मना कर दिया। कहा कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया। अब ये अप्रत्यक्ष प्रणाली कैसे काम करती? अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था, कहां से? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो ये बात पूछी जाती है, प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि कैसे चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कैसे होगा? डायरेक्ट जनता इसमें सम्मिलित नहीं थी। अभी आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि 1937 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें जनता ने भागीदारी की। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं लोगों का चयन हुआ। तो इस तरह से इनका निर्वाचन हुआ। आगे 1945 में चुनाव हुए। तो इस तरीके से कांग्रेस या लीग के जो भी सदस्य विधानसभाओं में विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता। कैसे? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्य अगर उसको चुन रहे हैं तो डायरेक्ट जनता चुन नहीं रही, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। दूसरा सवाल जो बनाया जाता है वो ये कहा जाता है कितने जनसंख्या का अनुपात था। तो कैबिनेट मिशन में ये बात स्पष्ट की गई थी कि जिस प्रांत की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसके सदस्य उतने ही होंगे। तो वो अनुपात निर्धारित किया गया 10 लाख पर। अगर ये मान लिया जाए कि किसी प्रांत की आबादी 50 लाख थी तो वहां से 5 सदस्य चुने जाते प्रति 10 लाख पर 1 सदस्य, और अगर किसी की आबादी 2 करोड़ थी या 1 करोड़ थी तो उस प्रांत के 10 सदस्य चुने जाते। तो इस तरह 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर जाता। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना गया था, और दूसरा जो सवाल है वो ये है कैसे निर्वाचन हुआ था? अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि से उनका निर्वाचन किया गया। किसने किया था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने उनका चुनाव किया था। तो ये आपके चुनाव का तरीका हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने कहा था कि कुल 389 संविधान सभा के सदस्य होंगे, जिनमें आपको 292 सदस्य प्रांतों से होंगे, जो 11 प्रांत थे उनसे। उसके बाद आपके 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे, जो अंग्रेजों के चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, और उसके बाद 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। तो कुल 389 सदस्यों का चुनाव संविधान सभा में होना था। ये कैबिनेट मिशन ने 1946 में प्लान दिया था। उसके बाद आप देखेंगे जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। तो संविधान सभा का 389 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 208 सीटों पर कांग्रेस जीतती है और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीतती है। इसके पश्चात बहुत सारे छोटे दलों के एक सदस्य होते हैं, 8 निर्दलीय सदस्य जीतते हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव होता है।
इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है कि पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का कहाँ से चुनाव हुआ था। तो पहली बार जब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे तो वो बम्बई राज्य से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव में पराजित हो गए थे। तो बाद में उनका निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ। तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ से पहली बार निर्वाचित किए गए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से पहली बार निर्वाचित होके कहाँ आए थे संविधान सभा में, तो पूर्वी बंगाल से आए। इसके बाद परिस्थितियां बदली। क्या परिस्थिति बदली, यही बता दे रहे हैं आपको कि 1947 में देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बना। तो उस समय पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया, पूर्वी बंगाल चला गया बांग्लादेश में। तो अब स्थिति ये आई कि डॉक्टर अंबेडकर का जो क्षेत्र था वो चला गया कहाँ, बंगाल में, बांग्लादेश में। तो वर्तमान बांग्लादेश में, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर का दोबारा चुनाव बम्बई प्रांत से किया गया। कांग्रेस के सदस्य थे एम.आर. जयकर ने अपना इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित होकर कहाँ आए, संविधान सभा में। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर का पहला चुनाव जब विभाजन से पहले पहली बार जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो जब चुनाव हुए तो उसमें इनका पूर्वी बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। लेकिन पूर्वी बंगाल के 1947 में पाकिस्तान में चले जाने के कारण उसके बाद उनका जो निर्वाचन हुआ वो बम्बई प्रांत से हुआ। बम्बई प्रांत से वो आए। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि संविधान सभा किस तरीके से आगे बढ़ती है। 3-4 महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। संविधान सभा की पहली बैठक से संबंधित से लेकर प्रारूप समिति की पहली बैठक तक 3-4 डेट्स हैं जिन्हें आपको याद करना होगा और उन डेट्स पे लगातार सवाल बनते रहें। जैसे आप देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। संविधान सभा की गठन के बाद पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946। यहाँ एक चीज आपको और बता दें, चूंकि जो मुस्लिम लीग थी उसके बहुत कम सदस्य जीत के आए थे, मुस्लिम लीग अपने कार्यों में सफल ना हो पाती, इसलिए उसने संविधान सभा को डिस्टर्ब करना शुरू किया। वो पहली बैठक में शामिल नहीं हुई। तो मुस्लिम लीग जब पहली बैठक नहीं शामिल हुई तो कम सदस्यों ने उसमें भाग लिया। तो जो 9 दिसंबर 1946 की डेट है, ये पहली बैठक की डेट है और इस दिन हम पढ़ते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष की परंपरा क्या है ये जान लीजिए। जब निर्वाचित सभा आती है तो उसको शपथ दिलाने के लिए, अपने पद की शपथ दिलाने के लिए एक सबसे वरिष्ठतम सदस्य को उस दिन अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई और दिलाने के पश्चात जब सभी सदस्यों ने शपथ ले ली तब उन्होंने निर्वाचन के द्वारा अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। तो जो प्रश्न बनते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। उसके पश्चात 10 दिसंबर को सभी सदस्यों ने अपने स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी रूप से पहले अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके पश्चात अब संविधान सभा को क्या करना था, अब संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए आगे बढ़ती। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है जो कि एक बार लोअर पीसीएस में सवाल बना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस की परीक्षा में ये बना था सवाल। ये संविधान के पहले प्रारूप को लेके सवाल है। तो एक संविधान सभा के सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव जो थे इन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था जिस पे बहस हुई और आगे प्रारूप समिति ने उसी मसौदे पे संविधान सभा में बहस करके प्रस्ताव पारित करवा के उसी मसौदे को बाद में उसमें कुछ चीजें और जोड़कर फाइनल संविधान बनाया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला संविधान का पहला प्रारूप, तो पहला प्रारूप ये है कि संविधान का एक मसौदा, एक प्रारूप डॉक्टर बी.एन. राव ने तैयार किया था जो 60 देशों के संविधान को मिला के बनाया गया था। वही पहला प्रारूप था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी।
ठीक है। तो अगर इस तरह सवाल पूछा जाए कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया, संविधान का पहला प्रारूप सर BN राव ने तैयार किया, और इसी पर संविधान की वो हुई, आगे संविधान सभा ने इसी पर प्रारूप समिति ने पूरे संविधान के निर्माण के दौरान इसी मसौदे पर चर्चा हुई, इसमें बहुत सारी नई चीजें जोड़ी गई, तो फिर उसके बाद संविधान बना। तो सर BN राव को याद रखेंगे। बाद में सर BN राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा का सलाहकार कौन था, डॉक्टर सर BN राव। तो ये क्या था, पहला मसौदा तैयार हुआ। अब आप देखिए, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, 10 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। उसके बाद 13 दिसंबर की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, हम किस उद्देश्य से इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया, स्वीकृत, कि मतलब जिस उद्देश्य से हम संविधान को बनाना चाह रहे हैं वो उद्देश्य जो है उस पर संविधान सभा में चर्चा हुई और उसको स्वीकृत किया गया 22 जनवरी। तो हमने जो डेट्स आपको बताई हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो डेट्स यही हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 10 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या होना, स्वीकृत होना। ये डेट्स महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप जान लीजिए। प्रारूप समिति जो है ये इसी समिति ने पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्ट करने के बाद इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने एक व्यापक बहस और चर्चा के द्वारा प्रारूप समिति ने इस संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए प्रारूप समिति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तारीख को, इस डेट को भी आप याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। इस बात को कई बार परीक्षाओं में, इस प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कई तरीके से पूछा गया है। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। और पूछा जाए प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। क्यों, क्योंकि उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। तो 1 + 6 यही प्रारूप समिति के सदस्य थे। 1 मतलब अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सदस्य के रूप में 6 सदस्य थे, जिनके नाम मैं आपको नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। पहले सदस्य जो थे N. गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण अय्यर, तीसरे सदस्य थे KM मुंशी, चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, 5वें सदस्य थे BL मित्रा, और 6वें सदस्य थे DP खोतान। ये जो पहली प्रारूप समिति बनी, लेकिन इसमें 2 लोगों का परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ, BL मित्र ने निजी कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया। पूछा गया प्रश्न है, 6 सदस्यों के नाम आपको नोट करने हैं और याद करने हैं। इनमें 2 सदस्य जो लास्ट वाले BL मित्र हैं, BL मित्र निजी कारणों से उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर NM राव को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। N. माधव राव को शामिल किया गया। किसके स्थान पर, BL मित्रा। क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा, अपने स्वास्थ्य के और निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक सदस्य ऐसे थे प्रारूप समिति के जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो थे DP खोतान। DP खोतान की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर प्रारूप समिति में TT कृष्णमाचारी आए। तो ये 2 सदस्यों, अब 6 सदस्यों में आपको नाम याद रखना है, उसके साथ साथ आपको BL मित्र और DP खोतान को भी याद रखना है कि BL मित्र क्या हो गए, निजी कारणों से उन्होंने संविधान प्रारूप समिति को छोड़ दिया और उनके स्थान पर NM राव आए, और DP खोतान जी की क्या हो गई, मृत्यु, और उनके स्थान पर कौन आया, TT कृष्णमाचारी। तो इस तरीके से
आपके प्रारूप समिति के विषय में। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर और उसके बाद 6 सदस्यों का नाम हमने आपको बताया। उन 6 सदस्यों में से बीएल मित्र और डीपी खोतान को याद रखना है। बीएल मित्र ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और डीपी खोतान की क्या हो गई, मृत्यु। तो डीपी खोतान की मृत्यु के बाद कौन आया, टीटी कृष्णमाचारी। और बीएल मित्र के इस्तीफा देने के बाद कौन आया, इसमें आए एनएम राव। ये हमको याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है। ये पूछा गया सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु संविधान बनने से पूर्व ही हो गई, वो थे डीपी खोतान। ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 की डेट हमको याद रखनी है कि प्रारूप समिति का उसी दिन निर्माण हुआ था। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। अन्य समितियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस पूरे ब्लैक बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए, ये प्रारूप समिति की चर्चा हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसी ने संविधान के जो एक मसौदा था उस पे और आगे अन्य चीज़ों पे डॉक्टर अंबेडकर ने एक व्यापक बहस कराई पूरे संविधान सभा में और सर्वसम्मति से संविधान का लेखन हुआ। अब एक चीज़ आप ये जान लीजिए, यहाँ 2 चीज़ हम आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ये जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ। संविधान सभा 2 प्रकार से काम करती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा 2 प्रकार से काम करती थी। एक तो वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, संविधान सभा, और दूसरा वो क्या करती थी, विधायिका के रूप में काम करती थी। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया है, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। अब संविधान सभा क्या कर रही है, निर्माण कर रही है किसका, संविधान का। तो सब देश के उस दौरान जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय है, जितने दिनों में संविधान का निर्माण हुआ, अब उस दौरान देश का शासन प्रशासन कैसे चलता। तो यही जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा विधायिका के रूप में भी काम करती थी। विधायिका मतलब विधान, कानून बनाने वाला। तो ये विधायिका के रूप में भी काम करती थी कि उस समय देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा उस दौरान, क्योंकि चुनाव तो संसद का चुनाव तो हुआ नहीं था, संविधान लिखा ही नहीं गया था, तो संसद कहाँ से आ जाती। जब संविधान लिखने के बाद संसद आया, फिर संसदीय चुनाव हुए, आपके प्रांतीय चुनाव हुए। तो अब यहाँ क्या है, संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी और विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वो संविधान सभा के रूप में बैठक करती थी, तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ आपने पढ़ा ना, 10 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन किसके, संविधान सभा के। लेकिन यही संविधान सभा जब विधायिका के रूप में बैठती थी, विधायिका के रूप में उसकी मीटिंग्स होती थी और विधान बनाए जाते थे, तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा 2 प्रकार से काम करती थी, एक संविधान सभा के रूप में, दूसरी विधायिका के रूप में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें आप देखेंगे कि 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ। आगे वही प्रारूप समिति चलती रही। ठीक है, उसके बाद उसी प्रारूप समिति ने क्या किया, निर्माण किया संविधान का। पूरे संविधान के सदस्यों ने उस पर व्यापक बहस और चर्चा की। उस व्यापक बहस और चर्चा के पश्चात संविधान का निर्माण हुआ। अब आइए देखते हैं कि एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए। तो 3 वाचन हुए। ये वाचन किस लिए थे, ये भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वाचनों के विषय में हमेशा पूछा जाता है कितने वाचन हुए संविधान के। तो संविधान के 3 वाचन हुए और उनकी डेट यही है, 4 से 8 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये 3 वाचन हुए। अब इसमें सवाल क्या बनते हैं, कितने वाचन हुए, 3 वाचन। सबसे लंबा वाचन कौन रहा, दूसरा, सेकंड जो था यही वाचन सबसे लंबा रहा। अब आप कहेंगे कि ये वाचन क्या है। वाचन, जैसे संविधान लिख लिया गया, संविधान को लिखने के पश्चात अब ये नहीं था संविधान सभा बैठी थी तो ये जरूरी, ये तो था नहीं कि संविधान ऐसे ही पास हो जाएगा। तो क्या था, संविधान उस पर बहस होती थी, वोटिंग होती थी, एक एक अनुच्छेदों पे वोटिंग होती थी, एक एक मुद्दों पे वोटिंग होती थी। वोटिंग के बाद उसे बहुमत के आधार पर पारित किया जाता था, तब फाइनली उसको संविधान के अंदर लिखा जाता था। तो ये इन वाचनों में वही बहस हुई।
वही वोटिंग हुई कि इस प्रावधान को क्यों शामिल किया जाए, तो उस पर व्यापक बहस होती थी, कुछ लोग उसका समर्थन, कुछ लोग विरोध, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होती थी, वोटिंग के बाद बहुमत जिस तरफ होता था उसी हिसाब से इसको शामिल किया जाता था। तो वाचनों के विषय में 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक कितने वाचन हुए, 3, और सबसे लंबा वाचन कौन सा रहा, दूसरा वाचन। आप देखिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक का जो दूसरा वाचन था वही सबसे लंबे दिनों तक चला था। उसके पश्चात आप देखेंगे कुल 12 बैठकें इस संविधान को बनाने के लिए, कुल 12 बैठकें हुई थी। 12वीं बैठक जो थी वो 24 नवंबर 1950 को की गई, और इसी बैठक में, इसी 12वीं बैठक में फाइनली इसके ऊपर, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, और उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया, और संविधान सभा को समाप्त करके उसको अंतरिम संसद बना दिया गया। आगे पढ़ा जाएगा कि अंतरिम संसद में किसको किसको कौन कौन से मंत्रालय मिले थे, ये चीज है। अब यहाँ एक डेट बनती है 26 नवंबर 1949 की। हमने बताया 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था ये बनकर तैयार था। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949, ये डेट आप याद रखिएगा। इस दिन इसको अंगीकृत किया गया, और 16 अनुच्छेदों को इसमें क्या कर लिया गया, शामिल। 16 अनुच्छेदों को उस दिन शामिल, मतलब कि अंगीकृत करने के पश्चात उन 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया, लागू किया गया। ये 16 अनुच्छेद किससे संबंधित थे, ये 16 अनुच्छेद आपके नागरिकता, निर्वाचन और जो विशेष प्रावधान थे उनको, जिसको देश के लिए क्या समझा गया था आवश्यक, उन 16 अनुच्छेदों को लिखा गया, मतलब लागू कर दिया गया। किस तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, इसी दिन जब संविधान बनकर तैयार था तो इस दिन संविधान को लागू भी तो किया जा सकता था, तो इस दिन लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। जब 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ तो उस समय उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 26 जनवरी की स्वतंत्रता हो नहीं पाई, स्वतंत्रता हमारी 15 अगस्त को हो गई, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। इसलिए कहा गया कि 2 महीने की देरी कर दी जाए, और 2 महीने बाद उस डेट के दिन संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, 26 जनवरी हमेशा के लिए हमारे देश में क्या हो जाएगी, मेमोरेबल हो जाएगी, और उसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगेगा। तो यही ये बात थी, इसी वजह से रोक दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किया गया, केवल अंगीकृत किया गया, और 16 अनुच्छेदों को उस दिन क्या कर दिया गया, लागू। अगर इन 16 अनुच्छेदों को आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। ये कौन कौन से अनुच्छेद थे मैं आपको बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60। 5, 6, 7, 8, 9 और 60। उसके बाद 324, 366, 367, 379, 379, उसके बाद 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये कुल 16 अनुच्छेद थे जिनको लागू किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ये संबंधित नागरिकता और विशेष प्रावधानों संबंधित चुनाव, इन विशेष प्रावधानों संबंधित थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, 12वीं बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन इस पर संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और उसके बाद जो संविधान सभा थी इसको हटा दिया गया, संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा अब क्या हो गई, अंतरिम सरकार के रूप में काम करने लगी, अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी, और फिर आगे जब चुनाव होंगे तब तक ये अंतरिम संसद चलती रहेगी। अब यहाँ आपको एक चीज और बता दें कि इसको नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि जब ये 389 की जो संख्या थी, ये 389 की संख्या जो कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया था संविधान सभा के लिए, ये 389 की संख्या कब थी, जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। उसके बाद जो टोटल संख्या, पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो टोटल संख्या थी वो 299 थी। जब भारत की अलग से संविधान सभा बनी तो पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बन गई, तो यहाँ 299 कुल सदस्य थे। इन 299 सदस्यों में 15 महिलाएं थी।
ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कुल 299 सदस्यों में भारत में की संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सम्मिलित थीं। अगर इनका आप नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में इनके नाम से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्न में से भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाली कौन सी महिला थी। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर, हंसा मेहता, बेगम अजीज रसूल। फिर उसके बाद आप और नोट कर सकते हैं सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, लीना रॉय, कमला चौधरी, एनी मैस्करेन और पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, दक्षयानी वेलायुधन, सुचेता कृपलानी और अम्मू स्वामीनाथन। ये कुल 15 महिलाएं थीं जो कि इसमें शामिल थीं। ठीक है, तो ये 15 महिलाओं के विषय में हमने आपको बता दिया। इनको आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इससे आपको मदद मिलेगी कि कौन कौन सी महिलाएं थी। कभी कभी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे आपको ऑप्शन बना दिया जाएगा दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर, हंसा मेहता और एक कोई अन्य महिला डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो अब 3 महिलाएं जो होंगी वो संविधान सभा की होंगी, उसके अलावा जो होंगी वो संविधान सभा की सदस्य नहीं होंगी। तो कुल 15 महिलाएं थी, इनके नाम हमने आपको बता दिए। ये महत्वपूर्ण है। एक चीज और, संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई। संविधान सभा जो गठित हुई उसमें कुल 22 समितियों के माध्यम से उसमें कार्य किया गया। क्या वो 22 समितियों को विभिन्न कार्यों के लिए वो समितियां गठित की गई, जिनका गठन किया गया। वो उन्हीं के कार्यों के सभी एक समग्र रूप से उनके कार्यों के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। तो कुछ समितियां हम आपको ये लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन समितियों के विषय में आप याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके विषय में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमने एक एक जगह लिख दिया है। संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज आप यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारी किताबों में आपको झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी को दिया जाता है, लेकिन JB कृपलानी के नेतृत्व में कोई झंडा समिति नहीं बनी थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 3 समितियां, संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप देखेंगे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति जो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? अब सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद आप देखेंगे इसकी एक उप समिति थी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। तो इस उप समिति के जो वो थे अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ये संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके विषय में हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी सीधे प्रश्न बना दिए जाते हैं। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? ये सीधे सवाल। और कभी कभी एक तरफ समितियां, दूसरी तरफ अध्यक्ष के नाम मिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये भी क्या है? ये समितियां क्या हैं? महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके विषय में हमने आपको लिखा दिया है। अब 2-3 पॉइंट और हैं। संविधान का जो लेखन हो रहा था, लेखन हैंडराइटिंग जिसकी थी वो थे प्रेम नारायण रायजादा। याद नाम रखिएगा इनका, कई बार पूछे गए हैं। किसकी हैंडराइटिंग थी? किसने लिखा था संविधान को अपनी हैंडराइटिंग में? वो प्रेम नारायण रायजादा थे। उसके बाद जो उस लेखन के बाद उन पेजों की जो चित्रकारी की गई, उनकी जो सजावट की गई, वो शांति निकेतन के थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने उसकी चित्रकारी की, सजावट किया। पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद जो मूल संविधान लिखा गया वो तो अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके बाद एक संविधान मूल क्या, उसके साथ ही उसका ट्रांसलेशन चल रहा था, हिंदी में भी वो संविधान लिखा गया। और वो संविधान जिसकी हैंडराइटिंग लिखा गया वो थे बसंत कृष्ण वैद्य। तो ये तीनों सवाल भी, ये तीनों व्यक्तियों से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। यही रहा कुल संविधान सभा के गठन की बात कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। अब आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया और उसके आगे उसी संवैधानिक आधार पर पूरे देश
आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ संविधान में इस तरीके के प्रावधान हैं कि लगातार संविधान हमारा क्या हो रहा है, विभिन्न संशोधनों से परिवर्तित परिमार्जित होता जा रहा है। तो इन सब तिथियों को, इन सब फैक्ट्स को आप याद रखेंगे संविधान सभा से, और इससे बाहर आपको संविधान सभा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक चीज बाकी रह जाती है, संविधान और संविधान सभा से संबंधित कुछ लोगों के कथन, जिसको जब हम इसको एक समग्र रूप से एक क्लास बनाएंगे जिसके विषय में पूछा जाता है ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के विषय में क्या कहा। तो इन सब विद्वानों के द्वारा जो भारतीय संविधान के विषय में कहे गए कथन हैं, उनको हम संविधान के अन्य चैप्टर्स के साथ जहां एक साथ पढ़ना होगा उसको पढ़ लेंगे। कुछ एक दो लेखकों के कथन हैं जो कि इसके साथ पूछे जाते हैं, अन्यथा संविधान सभा में इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न अभी तक न बना है, ना ही आगे बनने की कोई संभावना है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं और इन चीज़ों को अगर लर्न कर रहे हैं, तो आपको संविधान सभा के गठन से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर मेरी कक्षा के द्वारा आपके जीएस के पोर्शन पे अगर मदद मिल रही है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।